शुक्रिया सर। मैं गुज़ारिश करूँगा मोहतरम जुनैद साहब से कि अपना क्वेश्चन रखें स्पीकर साहब के सामने। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। मैं पीआईएल पे या किसी और लीगल इशू पे नहीं जाऊँगा। बस कुछ 2 क्वेश्चन थे जिनमें आप पर्सनल इन्वॉल्व हुए। एक मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक लंबी कहानी के बाद आफ्टर मच इंटरगस आपने रोशनी स्कीम में इंटरवेंशन किया था, उसका स्टेटस क्या है अभी? और दूसरी बात कि आफ्टर रिवोकेशन ऑफ जेके कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स हैव सफर्ड बैडली एंड सो हैव हाई कोर्ट। उसके बाद ओवरऑल पूरी प्रोसेस पे हाउ इज़ इट इम्पैक्टिंग एवरीथिंग? क्या-क्या चेंजेस आई? ये जुनैद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि जो रोशनी वाला मामला है, सभी लोग जानते हैं कि 9 अक्टूबर 2020 को एक जजमेंट आया था पीएएल 19/2000 हाँ, में, जिसमें हाई कोर्ट ने जो रोशनी एक्ट था, उसको कलअदम करार दिया गया। दूसरा, हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जितने भी राइट्स कन्फर किए गए हैं, जितने भी लोगों ने ज़मीनों को रेगुलराइज़ करवाया गया है रोशनी के, उन तमाम जो केसेस थे उनको भी नल एंड वाइड करार दिया गया। और जितने भी केसेस रजिस्टर हुए थे विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, रिलीफ था कि जो लैंड अंडर इल्लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड माफिया है, ये आप सुन लीजिए मेरे एक-एक लफ्ज़ को। उसमें हमने ये कहा कि जो स्टेट लैंड अंडर इल्लीगल माफिया है, कंप्राइजिंग पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, इनके पोजेशन में जो जमीनें हैं, बड़े-बड़े चंक ऑफ लैंड्स, वो उनसे रिट्रीव की जाए। दिस वाज द होल पिटीशन। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस पिटीशन में कहीं नहीं ये लिखा गया कि आप किसी नोमैड से उसका कुल्ला खाली करवाइए, आप जो पीला पंजा है वो किसी गरीब पे चलाइए। हमारी जो मुफादे आम की जो रिट थी, इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एंड पुलिस ऑफिसर्स। ये हमने 2011 में शुरू किया और इसी पिटीशन में जम्मू कश्मीर सरकार ने ऑन एफिडेविट एडमिट किया कि दैट 20 lakhs canal of state land is under illegal occupation. Ultimately, it was in 2014 that Mr. Ankur Sharma filed another PIL 42 of 2014, wherein Mr. Ankur Sharma challenged the voids and validity of the Roshni Act. ये दोनों पिटीशनें क्लब हो गई और it is Ankur Sharma who challenged the constitutional validity of the Roshni scheme and the Roshni Act. Ultimately, जब ये सारी जजमेंट आ गई 2020 में, उसके बाद समाज में एक बड़ी डिबेट हो गई, एक इल्ज़ाम तराशियां भी शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद हमने जब डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़े जब हमने पेश किए, तो हमने सिचुएशन डिस्ट्रिक्ट वाइज ये बता दी कि कौन कितना बेनिफिशियरी है स्टेट लैंड का, और डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने ये बता दिया कि जिस किस्म की पिक्चर पेंट की गई, ये बताया गया ये जमीन जहाद है, दूसरा है, तीसरा है। तो जब हमने आंकड़े डिस्ट्रिक्ट वाइज जम्मू खिते के दिए, तो अल्टीमेटली वो सारी कंट्रोवर्सी जो है, जिस तरफ इसको ले जाने की कोशिश की जा रही थी, वो क्लियर हुई। आपने पूछा था कि प्रेजेंट स्टेटस रोशनी केस का क्या है। आपको मैं ये बता दूं कि कहते हैं जब जंगल में आग लगती है तो कहते हैं फूल भी जल जाते हैं। रोशनी की इस जजमेंट की वजह से कई जेन्युइन जो लोग थे, जेन्युइन जो क्लेमेंट्स थे, उनको भी नुकसान हुआ। अब इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि लीज होल्डर्स थे, जिनके पास लैंड ग्रांट्स एक्ट के तहत लॉन्ग लीज पे जमीनें थी। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल लॉफुल अलॉटीज थे अंडर डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स, उनको बिल्कुल नहीं सुना गया हाई कोर्ट के द्वारा। और अल्टीमेटली जिसे कहते हैं ना कि एक ही कलम से सभी ज़बा हो गए, जिसे कहते हैं। वो जो लोग जो जेन्युइनली अफेक्टेड थे, जो ये कहते थे कि हमें सुना नहीं गया, वी हैव बीन कंडेम्ड अनहर्ड,
उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये गुहार लगाई कि साहब हम तो पिछले 50 सालों से इस जमीन पे बैठे हैं, ये हमारा पटा है, ये हमारी लीज डीड है, ये जम्मू कश्मीर की सरकार जो है टाइम टू टाइम हमारी लीज एक्सटेंड करती रही है। और फिर उसके बाद रोशनी एक्ट आया तो सरकार ने हमें कहा कि आप रोशनी का इस्तेफादा हासिल करें, हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। तो हमारा क्या कसूर है? वाई वी हैव बीन क्लब्ड विद द लैंड माफिया? वी आर नॉट लैंड माफिया, वी हैव नॉट ग्रैब्ड द लैंड। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, ऑन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस केस का फैसला नहीं होता, और प्लस सुप्रीम कोर्ट को यह भी इन्फॉर्म किया गया कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जम्मू कश्मीर सरकार ने नजरे सानी की पिटीशन भी दायर की है, जम्मू कश्मीर सरकार ने। और इसके अलावा 25-30 रिव्यू पिटीशंस और अफेक्टेड लोगों ने भी हाई कोर्ट में दायर की हैं कि दैट दिस जजमेंट needs to be reviewed on the ground that the affected people have not been given adequate opportunity to present their case. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं जुनैद साहब आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर सरकार itself is the review petitioner before the division bench of the J&K High Court. और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसका भी ये स्टैंड है कि वो चाहते हैं कि इस जजमेंट में तरमीम हो। तरमीम क्यों हो? क्योंकि दे वांट दैट पुअर पीपल हैविंग स्मॉल ड्वेलिंग हाउसेस दे शुड नॉट बी अफेक्टेड। और दूसरा आर्गुमेंट ये है कि जो केसेस जिनकी एंटी करप्शन ब्यूरो में इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी थी, उन केसेस को भी सीबीआई से वापस एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया जाए। 5 अक्टूबर को अभी टोटल जो रिव्यू पिटीशंस हैं J&K हाई कोर्ट में, देयर नंबर हैज गॉन मोर देन 70। आप सुन लीजिए। और 5 अक्टूबर को डिवीजन बेंच ऑफ J&K हाई कोर्ट कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस एंड हमारे जस्टिस ओसवाल के पास अभी 5 अक्टूबर को केस लगा हुआ था रिव्यू पिटीशंस यहाँ जम्मू में। अब इस मैटर को दोबारा नवंबर में रखा गया है। तो अभी सुनवाई जो है इस बात पे होनी है कि क्या whether this judgment needs to be reviewed or not। और मैंने आपको पहले ही कहा कि जो आर्गुमेंट है डिवीजन बेंच के ऊपर, डिवीजन बेंच के पास, वो यही आर्गुमेंट है कि that while deciding the main PILs, those persons who were affected, they were not heard, and that's why they are asking that please review this judgment so that जो भी उनको जो नुकसान हुआ है, ठीक, वो उस नुकसान से उनकी भरपाई हो सके। एक ये चीज। दूसरा मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि दूसरा आपका क्वेश्चन था J&K कॉन्स्टिट्यूशन का, और आपको मालूम है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब यहाँ पे आया तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद वर्चुअली मैं ये कहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर का जो आइन है, इट हैज़ लॉस्ट इट्स एफिकेसी। ठीक है। और ये जो जितना भी सारा मामला है, आपको मालूम है ये जो हमारा स्टेटस कन्वर्ट हुआ है, नो दिस मैटर हैज बीन चैलेंज्ड बिफोर द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। शकील साहब, मेरा सवाल था कि ओवरऑल जो लॉयर्स की प्रैक्टिस थी ना, और जो लीगल एपरेटस का था, प्रोसीजर अदर चीज़ों में, फ्रॉम कैट टू अदर थिंग्स, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है? मैं उस पर लीगलिटी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इम्पैक्ट क्या पड़ा है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि देखिए जहाँ तक इम्पैक्ट जो पड़ा है, आपको मालूम है कि मोर देन 30,000 केसेस डायरेक्ट फॉल आउट ऑफ दिस रीऑर्गेनाइजेशन वाज कि हमारी हाई कोर्ट खाली हो गई। हमारी हाई कोर्ट में जो अट्रैक्शन थी, जो वकलाओं की, जो सबसे बड़ा एक लिटिगेशन था और एक सोर्स ऑफ इनकम या लाइवलीहुड भी मैं ये कहूँगा, वो हमारे सर्विस मैटर्स थे। एंड बिकॉज ऑफ दी दिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट, आपको पता है तमाम ये जो 32 या 33,000 सर्विस मैटर्स हैं, ये कैट के पास चले गए
और आपको मालूम है कि कैट का एक ही बेंच है जम्मू में, और आपको मालूम है कि डेली 300 और 350 केसेस आर लिस्टेड and effectively only 20 to 30 are, I will say maximum 30 cases are heard. बाकी तमाम केसेस में 3 महीने 4 महीने की डेट्स जो हैं वो पड़ती हैं। और ऑनेस्टली मैं आपको ये चीज कहूंगा कि ये सिर्फ वुकला का नुकसान नहीं है, वुकला का तो नुकसान है ही है, बिकॉज वी आर वर्चुअली सुबह से लेकर शाम तक हम अपने क्लाइंट्स को जस्टिफाई करना मुश्किल हो गया है कि भाई आज आपका केस 175 सीरियल नंबर पे लगा हुआ था। तो वो आप समझ लीजिए वो दिल को बहलाने के लिए कहते हैं गालिब ख्याल अच्छा केस लिस्ट में तो आ गया, सुनवाई तो होती नहीं है, और फिर उसके बाद 2 या 2.5 महीने की डेट पड़ती है। बहुत असर हुआ है, नुकसान हुआ है। और मैं आज जुनेद साहब आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊंगा, जिस वक्त हाई कोर्ट में जजेस की तादाद कम थी, उस वक्त हाई कोर्ट में बिल्कुल काम ही काम था। आज हमारे पास 12 जजेस हैं शायद, और भी जिसे कहते हैं कि 2 जुडिशियल ऑफिसर आ रहे हैं और कोई 3 वुकला जो हैं दे आर इन दी पाइपलाइन। थोड़े दिनों में हमारे हाई कोर्ट में पूरी स्ट्रेंथ हो जाएगी 17 की, और इस वक्त भी कम जज नहीं है, 12 हैं। लेकिन आज हाई कोर्ट में काम ही नहीं है, और कैट में सारे केसेस चले गए, वहां जज नहीं है। तो ये बड़ी एक दुविधा वाली सिचुएशन है। और पर्टिकुलरली मैं आपको ये चीज कहूंगा कि दैट बिकॉज ऑफ दिस रीऑर्गेनाइजेशन हमारी लिटिगेशन हैज अफेक्टेड, आवर लॉयर्स फ्रेटर्निटी हैज अफेक्टेड, एंड बार बार अभी आप देखिए आज जम्मू में हमारी बार एसोसिएशन वाज ऑन स्ट्राइक, वी हैड एब्सटेन फ्रॉम द वर्क बिकॉज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में तमाम बैंकिंग के जो केसेस हैं दोज आर sought टू बी ट्रांसफर्ड। अब बैंक का काम भी यहां से निकल जाएगा और चंडीगढ़ में जाएगा, तो आप खुद समझ लीजिए इट इज ए डायरेक्ट अटैक, मैं ये कहूंगा, ऑन दी इंस्टीट्यूशन ऑफ लायर्स। और सबसे बड़ी बात है, मैं जब ये कहूंगा कि लायर्स, बट आई विल से इट इज पब्लिक विच इज डायरेक्टली अफेक्टेड। बस जुनेद साहब मुझे इतना कहना है। जी शुक्रिया थैंक यू, थैंक यू। अब मैं गुजारिश करूंगा अपना आखिरी इस सेक्शन का जो आखिरी क्वेश्चन मोहतरमा शाजिया जी से कि अपना वो सवाल रखें, अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मेरा सवाल है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे में ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन एवरी सिटीजन को है। तो फिर हम जब गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं तो हम अगर ऐसा कोई इशू नाइंसाफी या कुछ ऐसा, तो एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट हमें ये इजाजत नहीं होती है कि हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएं या कुछ लिख पाएं, लिख के या बोल के। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपने बड़ा वैलिड और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप किसी सर्विस का हिस्सा बनते हैं, जब भी आप किसी सर्विस का हिस्सा बनते हैं, टू सर्टेन norms, you subject yourself to certain rules, you subject yourself to the relevant operational rules and to the conduct. जब मैं ये चीज कह रहा हूं कि जब आप समझ लीजिए कि जब आप किसी सर्विस का हिस्सा बन गए, तो आप एक कंडक्ट में, मैं ये कहूंगा कि आपको एक कंडक्ट में रहकर ही चलना है। इसमें अब आप ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ से आप ऑफिसर हैं सरकार के या मातहत हैं या मुलाजिम हैं, तो आपको मुकम्मल आज़ादी है कि आप रोज़ प्रेस में आएँ और सरकार के किसी डिसीजन को क्वेश्चन करें, ठीक है? और दूसरी बात ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी रियासत में, अर्स्टवाइल रियासत में, हमारे पास 71 के सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है, वो बिजनेस नहीं कर सकता, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं कर सकता,
हालांकि आप सोशल वर्क कर सकते हैं, और सोशल वर्क करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी है, और आपको बताना है कि आप किस एनजीओ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, किस ट्रस्ट का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, और आपको मकासद बताने हैं कि वो जो ट्रस्ट है उसकी लाइन ऑफ एक्टिविटी क्या है। दूसरी बात कि किस हद तक, ऐसा नहीं है कि आपकी मुकम्मल कोई ऐसी आज़ादी नहीं है। आप देखिए, अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, जैसे सपोज़ कोई आप प्रमोशन के लिए ड्यू हैं और आपको आर्बिट्रेरली आपकी प्रमोशन से या आपकी सीनियरिटी से आपको डिप्राइव किया जा रहा है, तो यू आर एंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आप देखिए, आज जो प्रोटेक्शन है एक मुलाजिम की, आप देखिए, पहले ऐसा इस देश में कोई कानून नहीं था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। सुप्रीम कोर्ट ने 96-97 में विशाखा वाले केस में ये कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक भारतीय पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर कानून नहीं बनाती, तब तक जो हम गाइडलाइंस जो हम कह रहे हैं, तब तक आपको इन गाइडलाइंस के मुताबिक एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। और आज आप देख लीजिए कि हर एक सरकार ने इसके ऊपर कानून बना लिया है। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्फिक हूं कि कुछ एरियाज, ग्रे एरियाज हैं, जहां पे कई बार मुलाजिम को महसूस होता है कि थोड़ी सी घुटन है, मुझे बोलना चाहिए या मुझे बोलने की इजाजत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा, फिर मैं एक आपको ये बात कहूंगा कि जो फेयर क्रिटिसिज्म है टू एन एक्सटेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि यू कैन रेज पॉलिटिकल इश्यूज, लेकिन जहां पे आपको लगता है कंसर्निंग योर सर्विस कंडीशंस, आप देख लीजिए, मुलाजिम हैं, हड़ताल करते हैं, कहते हैं हमें 7th पे कमीशन दीजिए, हमें 8th पे कमीशन दीजिए, और अभी से कहते हैं कि कई बार मुलाजिम जो है वो हड़ताल पे भी जाते हैं, रैलीज करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। तो उसके ऊपर सरकार क्या करती है कि जो प्रोमिनेंट जो लेबर यूनियन के जो लीडर्स होते हैं या बाकी लोगों को दबाने के लिए किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को टर्मिनेट कर दिया, तो यू विल फाइंड वेरियस जजमेंट्स ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स, और उनकी टर्मिनेशन को सेटिसाइड किया जाता है। तो कोर्ट्स ने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप मुलाजमीन के हकूक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो वो कोई खुदा ना खास्ता कोई सेडिशन नहीं है, वो कोई देश के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं है। तो आप देख लीजिए, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में लो पेड एम्प्लॉइज एसोसिएशन थी, इसके जो मुलाजमीन थे, जो लीडरान थे, जिनमें अब्दुल मजीद खान साहब भी हैं, इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया था, और अल्टीमेटली जे&के हाई कोर्ट ने उनकी टर्मिनेशन को सेटिसाइड किया। और आप देख लीजिए कि जब 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे होता है, लाख लाख 2-2 लाख मुलाजमीन जो है वो सड़कों पे आते हैं और मुलाजमीन के हक में नारेबाजी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कोई खुदा ना खास्ता कि वो पहले वाली सोच है, कोई गुलाम, ऐसी बात नहीं है। यू हैव डिग्निटी। और आप देख लीजिए कि और सबसे बड़ी बात ये है, कोई भी मुलाजिम है उसको अपनी जो आपको ये मैं बता दूं, अभी थोड़ी अरसा पहले की बात मैं आपको बताऊंगा। एक इम्पॉर्टेंट केस हुआ था हमारे यहाँ। डीसी सांबा थे खजूरिया साहब, उन्होंने एक तहसीलदार साहब थे, उनको जिसे कहते हैं इस बात के ऊपर सस्पेंड कर दिया कि आपने रात को मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने आपको कहा था फलां जगह जाओ और फलां कंस्ट्रक्शन को गिरा दो। तो उन्होंने डीसी साहब को कहा कि जनाब, इस मामले में ऑलरेडी सिविल कोर्ट का स्टे है और हमें ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है, जब मैटर सब जुडिस है कोर्ट के अंदर, तो मेरा वहां पे जाना मुनासिब नहीं है। इसी बात के ऊपर जो है वो डीसी साहब ने सुबह तहसीलदार बड़ी ब्राह्मणा को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद इस मामले को कैट में लाया गया, तो कैट में सरकार ने ये स्टैंड लिया कि जो डिप्टी कमिश्नर है वो कॉम्पिटेंट है, वो एक केएस ऑफिसर को सस्पेंड कर सकता है। तो हमारा आर्गूमेंट ये था कि जो डिप्टी कमिश्नर है, ही कैन नॉट प्लेस एक केएस ऑफिसर, जूनियर स्केल केएस ऑफिसर अंडर सस्पेंशन। और वैसे भी ये जो सस्पेंशन है, ये मेलाफाइड है, ये विंडिक्टिव है, ये प्यूनेटिव है। तो हमें रिलीफ डिक्लाइन किया गया कैट में।
तो कैट के फैसले को अल्टीमेटली हमने चुनौती दी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में हमने ये चीज कही कि गवर्नमेंट ने खुद एक एसआरओ निकाला है कि जब भी किसी जूनियर स्केल केस ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लेना है तो रिटन अप्रूवल जो है वो एलजी साहब का होना लाजमी है, विच वाज मिसिंग इन द इंस्टेंट केस। और दूसरा हमारा ये कहना था, जो हमारा मेन आर्गुमेंट था, कि सस्पेंड वही कर सकता है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो या एन अथॉरिटी सुपीरियर टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो ये आर्गुमेंट्स जो थे वो हाई कोर्ट को काफी अट्रैक्टिव लगे। अल्टीमेटली कैट की जजमेंट को सेटिसाइड किया गया, रिवर्स किया गया, एंड विद फुल डिग्निटी एंड ऑनर द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट क्वैश्ड द सस्पेंशन एंड रीइंस्टेटेड द ऑफिसर। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी गलत एक्शन जो होगा सरकार का या किसी भी आपके सुपीरियर ऑफिसर का, आपको पूरा इख्तियार है, पूरा राइट है, कोई आपको दबा नहीं सकता। ठीक है, आपने काम करना है, जो आपको काम असाइंड है, आप बिल्कुल आपको वो काम करना है। लेकिन जहां पे आपको लगता है कि somebody is harassing you, somebody is trying to curtail your freedom, you have all the rights under the law of the land and under the constitution। तो बस मुझे लगता है बस यही कहना है मुझे।